हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आई होप, और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है, हमारा फर्स्ट वीडियो जो रहेगा इस क्लास का, वो रहेगा एक सिलेबस के इंट्रोडक्शन का, कि किस तरीके से IBPS SO एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है उसका सिलेबस कैसे आता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या उसका पैटर्न रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्त सिलेबस की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज रहती है कि सर हम स्टडीज तो शुरू कर दें, लेकिन उसका सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अराइज स्टडीज के अंदर। मैं शशांक कुमावत आप लोगों के लिए इंग्लिश का सेक्शन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, IBPS SO जो होता है, IBPS SO जो होता है, ये एक एग्जाम को कंडक्ट कराता है और उस एग्जाम का नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। क्या नाम है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि IBPS क्या होता है। जो बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग पर्सनल जो होते हैं, बैंकिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट करता है, उसके लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है IBPS, जो कि बैंक के लिए क्लर्क हो गया, PO हो गया, SO हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है। ठीक है। तो अब देखिएगा, यहां पर हम लोग अगला जो है स्लाइड देखते हैं क्या कहती है। देखिएगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम्स की। ठीक है। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो है AFO, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? AFO। तो AFO की तैयारी के लिए आपको जो जो पार्ट पढ़ने हैं, या आपको आपके सिलेबस में जो जो चीजें आएंगी, वो सबसे पहला होगा रीजनिंग का। ठीक है। रीजनिंग के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 50, और इसमें आप लोगों को 40 मिनट का समय मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं आज के टाइम पर, उन सभी के अंदर हर एक सेक्शन के लिए एक टाइम का ड्यूरेशन किया हुआ है कि आपको इतना टाइम उसमें मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता था, स्टूडेंट्स जैसे मान के चलेगा आपको एग्जाम के अंदर टोटल जो है वो 1 घंटा मिला। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं तो आप लोगों को। अब हुआ क्या, हमारे पास में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ होता है, इंग्लिश होता है और रीजनिंग होता है। ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया, मैथमेटिक्स को कर लिया 10 मिनट में, इंग्लिश को कर लिया 10 मिनट में, रीजनिंग के लिए अब उसके पास में बचा कितना टाइम? अब उसके पास में 10-10-20, तो मतलब 40 मिनट का टाइम रीजनिंग के लिए बचा। तो 40 मिनट का टाइम उसने रीजनिंग के लिए स्पेंड कर दिया। अब यहां पर क्या कर दिया कि हर एक सेक्शन को लॉक कर दिया आप लोगों के लिए कि भैया जब तक 40 मिनट नहीं हो जाते आप इस सेक्शन को नहीं छोड़ सकते, भले ही आपने यहां पर अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर लिए हो सारे, या आपके कोई क्वेश्चंस बचे हुए हो, तब तक आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, बच्चा क्या होता है, 40-50 क्वेश्चंस कर लिए उसने, या उसने 40 क्वेश्चंस कर लिए। अब 40 क्वेश्चंस करने के बाद में वो क्या करता है, अगले सेक्शन पर मूव कर जाता है। तो इससे क्या होगा, यहां पर आप लोगों को हर एक सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट मिलेगा, जिस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों को वही सेक्शन जो है वो सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहां पर। और उसके बाद में आती है हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो पार्ट होते हैं वो भी कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसके भी नंबर कितने होते हैं, 50 नंबर होते हैं। 40 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों का जो वेटेज है हमारे पास में, जो वेटेज यहाँ पर जो है रीजनिंग का और क्वांट का, ये जो दोनों का जो भी सिलेबस है, दोनों का जो मैटर है वो 50-50 है। दोनों के मार्क्स भी जो है वो भी 50-50 है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बेटा हम लोग इंग्लिश के लैंग्वेज की। ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा मैं डिटेल से यहां पर बात करूंगा इंग्लिश के अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पास में होते हैं 50। ठीक है। 50 के आसपास हमारे पास में यहां पर क्या पाए जाते हैं, क्वेश्चंस पाए जाते हैं। लेकिन जो मार्क्स होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे टोटल मार्क्स 25। तो 25 मार्क्स का यहां पर हमारा मैटर है। लेकिन बेटा क्वेश्चन जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 50 अराउंड क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वेटेज है यहां पर 50 प्रश्नों के साथ में 25 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको 1 नंबर मिल गया,
लेकिन यहां पर अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो चीज है आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर मेरिट में लाने के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा यहां पर कि आपको स्कोर जो बढ़ाना है वो बढ़ाना है रीजनिंग और क्वांट से, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है ये अपना आप में एक ऐसा लैंग्वेज होता है, ऐसा सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, ऐसा सिलेबस के अंदर ये पॉइंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन को क्लियर कराने का काम करता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सेक्शन को भी क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना है आप लोगों को, प्लस आप लोगों को ओवरऑल भी कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है। तो टोटल जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 150 और आप लोगों के टोटल मार्क्स होंगे 125। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को यहां पर जो मिलेंगे वो मिलेंगे कितने, 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स कितने हो गए, आई होप 120 मिनट्स आप लोगों को पता होंगे, मतलब कि आप लोगों को यहां पर कितने मिनट मिलेंगे, 2 आवर्स, कितने घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स यहां पर आपको मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि 2 घंटे का आप लोगों का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे के अंदर आप लोगों को सारा का सारा पार्ट करना होगा। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं यहां पर हम लोग इंग्लिश के टॉपिक के लिए। इंग्लिश के टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इंग्लिश के सेक्शन को हम लोग 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला अपना जो मेजर पार्ट है वो है ग्रामर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को समझनी होगी। देखो वैसे होता क्या है, हमारा जो मेन पार्ट होता है वैसे वो कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा अभी। ठीक है जी, तो देखिएगा ग्रामर की अगर हम लोग बात करें इंग्लिश ग्रामर की तो वो बहुत मेजर पार्ट होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट होता है ये इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की तो ग्रामर के अंदर देखो क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला आप लोगों को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी टॉपिक है और स्कोरिंग भी टॉपिक है, क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें काफी अच्छे लेवल के। दूसरा जो हमारे पास में पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आर्टिकल का रहेगा। ठीक है, आर्टिकल आप लोग देखिएगा ऐसा टॉपिक है आर्टिकल जो कि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेता है। अगर पुराने पेपर्स आप लोग उठाकर देखोगे तो उसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को काफी मिल जाएंगे। तो थोड़े से क्या होते हैं कि डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की। ठीक है, तो इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हमारे पास में वैसे बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहां पर आप लोगों को कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 8th कौन सा है, तो 8 जो है उसका नाम है बेटा इंटरजेक्शन। कौन सा नाम है, इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन जो है ना ये पढ़ने में नहीं आता। इंटरजेक्शन आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में क्या लिखा रहता है, जैसे उल्टा आय बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से एक उल्टा आय बना हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ उल्टा आय बना हुआ रहता है और उसमें जैसे लिखा हुआ होगा व्हाट, तो ये क्या, आश्चर्यचकित प्रकट करने के लिए। ठीक है, आपने सुन रखा होगा हिंदी में विस्मयादि बोधक, तो बस वही चीज का काम कर रहा है, विस्मयादि बोधक का ही यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आते हैं, एसएससी के अंदर आते हैं, और वो भी आते हैं कहाँ पर, अपने कंजंक्शन के अपने नरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है ना वहां पर एक क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ध्यान रखना ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा नाउन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है। प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है, एक हमारे पास में और टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है,
वैसे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन का पार्ट होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इस पार्ट को बिल्कुल सेपरेट तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को इसमें से भी क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारे एक पार्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, राइट। अब दोस्तों हम लोग जो बात करते हैं, देखो हम लोग क्या बात करते हैं, हम एक चीज और कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया ये जो हमारा जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया एटसेट्रा के अंदर हमारे पास में क्या आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक्स है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर वॉइस तो आपने कहा ही नहीं, ठीक है, नरेशन आपने कहा ही नहीं। तो बेटा ये जो नरेशन हो गया, वॉइस जो हो गया, ये बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो बैंक एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो बात करूंगा वो सिलेबस की बात करूंगा, सिलेबस में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मैं अननेसेसरी कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं आने वाली है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसी चीज पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के अंदर आने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो मेन मोटिव है, मेन टारगेट है, वो है परीक्षा को क्रैक करना, परीक्षा को जीतना, परीक्षा के अंदर पास होना, अपना एक स्थान लेना, अपनी एक जॉब लेना। तो हम लोग सिर्फ उसी चीज पर बात करें जो हमारे एग्जाम्स में आने वाली है, हम लोग फालतू अननेसेसरी चीजों पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं हम लोग वोकैबुलरी की। ठीक है, तो बच्चे वोकैबुलरी आप लोगों ने देखी होगी कि वोकैबुलरी क्या होती है। वोकैबुलरी देखो हमारे पास में, जैसे वोकैब की अगर हम लोग बात करें तो वोकैब के लिए हम लोग ये कह सकते हैं ठीक है। अब वोकैबुलरी की बात करते हैं, देखो वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम्स के अंदर। यहां आता है सिनोनियम्स भी आते हैं, एंटोनियम्स भी आते हैं और फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। सिनोनियम क्या होते हैं, सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम, ठीक। और फ्रेजल वर्ब्स में आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो जैसे मान के चलिएगा हमारे पास में एक वर्ड है, जैसे कोई भी एक वर्ड हमारे पास में हो गया, जैसे हमने लिख लिया ठीक है, एडहीर हमारे पास में एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है पालन करना। क्या करना, पालन करना। अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर ये आ गया और आपसे पूछा कि भैया इसका सिनोनियम बता दो, इसका सिनोनियम क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन मैंने दे दिया, जैसे 1 नंबर दे दिया मैंने क्लिंग, ठीक है। सेकंड मैंने दे दिया अपोज, थर्ड दे दिया मैंने बिलीव, और फोर्थ दे दिया मैंने अगस्त, ठीक है। अब पालन करने का इसमें पूछा कि भैया सिनोनियम बताइएगा, सिनोनियम क्या होता है इसका। तो देखो अपोज करना मतलब विरोध करना, बिलीव करना मतलब विश्वास करना, और अगस्त का मतलब होता है सुहावना होना। तो बताओ कहीं पर भी एडहीर का मतलब ये अपोज, बिलीव या अगस्त लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो हिंदी में मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लिंग। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, क्लिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लिंग यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि भैया इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोज हो जाएगा, मतलब विरोध कर देना। पालन करने का अपोज विलोम क्या हो जाएगा, अपोज कर देना। तो इनमें से आपको पूछ लिया सिनोनियम क्या है, या इसमें से पूछ लिया आपको कि एंटोनियम क्या है। तो आपको ये पता कर रखना है कि सिनोनियम और एंटोनियम है क्या। यहाँ पर क्लिंग जो हो जाएगा वो सिनोनियम हो जाएगा, अपोज हो जाएगा वो विलोम हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा बिलीव, और अगस्त का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये किस तरीके से इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो यहां पर आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इसी तरीके से पढ़ने होंगे।
और ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे कि ये जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि ये जो है वो ऐसा पार्ट है जिसको बच्चा मोस्ट ऑफ इग्नोर करता है, लेकिन आप लोगों को इसको लर्न करना होगा। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। देखो क्या होता है कि हमारे पास में कुछ वर्ब्स होती है, वर्ब के साथ में कुछ क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, अपनी फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है, ठीक है। जैसे मान के चलेगा मैंने एक वर्ड लिखा अबिड बाय, ठीक है, क्या लिखा, अबिड बाय। अब अबिड बाय का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अबिड बाय का मतलब क्या होता है, अबिड बाय का मतलब होता है कानून को मानना या रूल्स का पालन करना, नियम मानना। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि अबिड बाय का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलेगा एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, एक वर्ड आपने सुन रखा होगा वेट ऑन, ठीक है। एक वर्ड सुन रखा होगा आपने वेट फॉर, ठीक। अब यहां पर देखिएगा एक सेंटेंस में बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा शी इज वेटिंग डैश हर इल हस्बैंड, ठीक है। अब शी इज वेटिंग डैश, अब बताओ मुझे इसमें ऑप्शन दे दिया कि क्या इसमें फॉर आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा। तो आप लोगों को बच्चे, आप लोगों ने ग्रामर अगर थोड़ी सी बहुत पढ़ी भी है तो आप लोग कहोगे वेट के साथ में भैया हमेशा फॉर आता है, वेट फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। लेकिन यहां पर बोल रहा है हर इल हस्बैंड, तो वेट ऑन यहां पर आना चाहिए। वेट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, देखभाल करना, क्या हो जाएगा, देखभाल करना हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेट के साथ में ऑन आ गया तो फ्रेजल वर्ब बन गया यहां पर। ये तो यहां पर ये जो वेट ऑन है ये अपने आप में क्या काम कर रहा है, ये अपने आप एक फ्रेजल वर्ब्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां पर किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलें तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या होता है, जैसे मैंने अबिड बाय लिखा या मैंने वेट ऑन लिखा, तो ये अपने आप में क्या हो गए भाई, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे एक्ट ऑन हो गया, ठीक है। अभी एक्ट ऑन जो है अपने पास में, ये एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अफेक्ट हो जाता है। तो भाई ये पता होना चाहिए कि एक्ट ऑन का मतलब क्या हो गया, अबिड बाय का मतलब क्या हो गया, वेट ऑन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे के ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स के माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉम्प्रीहेंशन की। तो कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, देखो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, बोध, कि आपका समझ कितना है, आपका बोध कितना है। तो होता क्या है इसके अंदर, देखिएगा होता क्या है यहां पर अपने पास में, सॉरी यहां पर हमारे पास में क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन की जब हम लोग बात करते हैं, सॉरी कॉम्प्रीहेंशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमारे पास में पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, पैसेज क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो होता क्या है, मान के चलेगा आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर एक पैसेज दे दिया, बहुत बड़ा पैसेज दे दिया, ठीक है, तकरीबन 100-150 वर्ड्स का पैसेज दे दिया आप लोगों को। अब उसमें क्या हुआ, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए वो करीबन 10 के आसपास क्वेश्चंस मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा कि भैया ये जो पार्ट है ये कहाँ है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया 1, 2, 3 और 4 और एक 5, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में ध्यान रखना 5 ऑप्शंस आते हैं हमेशा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने अनसीन पैसेज अगर स्कूल कॉलेज में किए हैं तो आप लोगों को पता होगा। अब ये कोई क्वेश्चन पूछा आप लोगों को इस पैराग्राफ में से, तो इस पैराग्राफ में से आपको वो ढूंढकर उसका आंसर लगाना है, या उसका आंसर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पैसेज, तो इसको हम लोग कहते हैं पैसेज। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, वो करीबन 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग हम लोग मान सकते हैं कि वो आप लोगों के 10 से 15 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज जो होते हैं वो 10 पैसेज होते हैं। क्लोज टेस्ट जो होता है
वो 10 नंबर का क्लोज टेस्ट होता है और रीअरेंजमेंट होता है वो 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो लगभग आप लोगों के 50 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। नंबर नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पर क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 5 से 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे, 10 से 15 वोकैबुलरी हो गए, एंटोनिम सिनोनिम और फ्रेजल वर्ब्स हो गए। पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चंस हो गए, पैसेज के 10 क्लोज टेस्ट के हो गए और 10 ही क्या हो गए, 5 ही क्या हो गए अपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखते हैं कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्योंकि मैं इन सबको डिटेल से वैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। देखो, क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पैराग्राफ दिया हुआ होता है, इस तरीके से पैराग्राफ होता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर बोलता है कि 1 नंबर में क्या आना चाहिए। तो ये पहला एक वर्ड दे दिया, A B C D E। अब यहां इस जगह पर खाली स्थान जो है, इस खाली स्थान में से A B C D E में से कौन सा वर्ड जो है वो सही रहेगा, सही बैठेगा, यहां पर आप लोगों को उस पर टिक करना है। सपोज दैट के C हो गया तो अपना ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है देखते हैं। देखो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, आप लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ होता है। ठीक, जैसे सेंटेंस जो होता है वो अपना होता है, जैसे 1 हो गया, ये सेंटेंस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गए। अब क्या होता है कि अरेंज्ड नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं होते, इनको सीक्वेंस में आपको करना होता है। तो इनको सीक्वेंस में जमाना है। अब वो सीक्वेंस जमा कर देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की जगह ABCDE भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ना तो इसमें आपको पहला पता, ना इसमें आप लोगों को आखिरी पता। अब आपको क्या करना है, इनमें इसको सबको अरेंज करना है, पढ़ना है और पढ़कर फिर इसको समझना है और समझकर फिर इसको आपको रीअरेंज करना है एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये पार्ट होता है अपना सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, आप लोगों का जो इंग्लिश के टॉपिक्स थी उस पर बात कर लिया। अब डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज टेस्ट आप लोगों के यहाँ पर पूछा जाएगा। क्लोज टेस्ट मैंने आपको बताया भी कि कैसा क्या क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता ही चल गया होगा। इसके बाद में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जो हम लोग दूसरा नाम है वो क्या है, इसका पैसेज है। ठीक है, तो ये पैसेज आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चा, अब इसके बारे में बात करते हैं सपोर्टिंग एरर्स। देखो, सपोर्टिंग एरर्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया। ये तीनों जो पार्ट हैं वो किस में आते हैं, अपने ग्रामर में आते हैं। ठीक है, ये तीनों जो पार्ट हैं वो ग्रामर में आते हैं। सपोर्टिंग एरर्स हो गया, एरर्स को ढूंढना हो गया, सेंटेंस को इंप्रूव करना हो गया, सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो उसको सही करना हो गया, या सेंटेंस को करेक्ट करना हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद में है पैराजंबल। ठीक है, पैराजंबल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। पैराजंबल जो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है उसको पैराजंबल कहते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। तो ये जो पार्ट हो गया वो किसका हो गया, वो क्लोज टेस्ट का हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो है वो आप लोगों का सिलेबस है। डिटेल्ड सिलेबस मैंने आप लोगों को यहाँ डिस्कस कर दिया, बता दिया मैंने कि किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का वो रहता है। तो अब हम लोग तैयार हैं अपने नए युद्ध के लिए, नए अपने करियर के निर्माण के लिए, ताकि हम लोगों को अब कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो सिलेबस है मैंने आपको डिटेल से बता दिया, पूरा का पूरा मैंने आपको सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि कैसे क्या आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे और क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्स के अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक ही करते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।